आइए जानते हैं भारत एवं देश विदेश के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लगभग 20 वर्षों के बाद अपना सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड खाली करना होगा। राबड़ी अभी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। मंगलवार को भवन निर्माण विभाग ने विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के लिए 39 हार्डिंग रोड कर्णांकित करते हुए उनके नाम आवंटित कर दिया। सरकार के इस आदेश के बाद अब राबड़ी को जल्द ही 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना होगा। राबड़ी 10 सर्कुलर रोड में 16 जनवरी 2006 से ही पति पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद समेत पूरे परिवार के साथ रह रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड के बदले नया सरकारी आवास आवंटित किए जाने पर राजद ने नाराजगी जाहिर की है। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार का यह आदेश भाजपा के बढ़ते दखल का परिणाम है। भाजपा के कारण ही यह आदेश जारी हुआ है। बदले की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि जिस विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है उसके मंत्री सुलझे हुए हैं। बढ़ती मांग व वैश्विक कारकों के चलते सोने की कीमत 2026 में $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका बोफा की रिपोर्ट के अनुसार बेहतर स्थितियों के चलते 2026 में सोने का औसत दाम $4,538 प्रति औंस रह सकता है। यह $5,000 तक भी जा सकता है। अमेरिका में दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना के कारण सोना वैश्विक स्तर पर मजबूत बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम फिलहाल $4,160 प्रति औंस के करीब है। देश में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर भी तेजी देखी जा रही है। सोने का 5 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.87% बढ़कर 1,24,935 रुपए हो गया है। बोफा की रिपोर्ट के अनुसार सोने में तेजी के लिए अतिरिक्त गुंजाइश अब भी बाकी है, क्योंकि कीमत बढ़ने के साथ संस्थागत निवेश कमजोर है। अगर वैश्विक कारक पहले की तरह आने वाले समय में भी बने रहते हैं तो कीमतें और तेजी से बढ़ेगी। इन कारकों में सरकारी ऋण स्तर में वृद्धि, अधिक महंगाई, कम होती ब्याज दरें और अपरंपरागत अमेरिकी आर्थिक नीतियों का प्रभाव शामिल है। भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या मंगलवार को एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनेगी। 22 जनवरी वर्ष 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल 10 महीने बाद 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि के मुख्य शिखर पर भगवा धर्म ध्वज फहराएंगे। इसके साथ ही राम मंदिर की पूर्णता का संदेश भी अयोध्या से पूरे देश को जाएगा। विवाह पंचमी पर होने वाले इस विशाल भव्य आयोजन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या ध्वजारोहण के लिए सज-धज कर तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोमवार को एक तैयारियों को खुद देखा और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मंदिर में ध्वजारोहण के इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए अयोध्यावासी भी बहुत उत्साहित हैं। यहाँ के साधु संत इसे केवल धार्मिक दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसे अयोध्यावासियों के लिए गौरवभरा पल भी बता रहे हैं। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भव्य निर्माण की पूर्णता की औपचारिक घोषणा भी 25 नवंबर को धर्म ध्वज फहराने के साथ ही होगी। प्रधानमंत्री मुख्य शिखर समेत 7 मंदिरों के शिखरों पर धर्म ध्वज फहराएंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सभी सरकारी विभागों एवं निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को घर से ही काम करने का अनिवार्य आदेश दिया गया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने सोमवार शाम इस आशय के आदेश जारी किए। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI सोमवार को 382 रहा, जो लगातार बहुत खराब श्रेणी में है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए हाल में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने ग्रैप नियमों में बदलाव किए थे। इसमें अब तीसरे चरण में हो NCR की सरकारों को 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने जैसे प्रावधान को शामिल किया गया था। इसी क्रम में दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, जबकि कार्यालय में अधिकतम 50% कर्मचारी मौजूद रहेंगे। शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे। हालांकि प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कार्यालय बुला सकेंगे। बल्लेबाजों के शर्मनाक प्रदर्शन ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट पर सवालिया निशान लगा दिया है।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सोमवार को पूरी टीम इंडिया 201 रन पर ढेर हो गई। इसी के साथ उस पर न्यूजीलैंड के बाद एक और घरेलू टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा गया है। अपनी पहली पारी में 489 रन बनाने वाले दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 288 रन की बढ़त हासिल की। उसने भारत को फॉलोन देने की बजाय दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना उचित समझा। उसने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 26 रन बनाए हैं और उसकी कुल बढ़त 314 रन की हो गई है। खराब रोशनी के कारण जब तीसरे दिन का खेल समाप्त घोषित किया गया तब एडेन मार्करम 12 और रेयान रिकल्टन 13 रन पर खेल रहे थे। भारतीय मूल के दिग्गज स्टील कारोबारी लक्ष्मी नारायण मित्तल ने ब्रिटेन छोड़ने का बड़ा फैसला ले लिया है। इसकी मुख्य वजह ब्रिटेन में अतिधनवानों पर बढ़ते कर नियम और टैक्स नीति में बदलाव मानी जा रही है। वे लगभग 30 साल से यूके में रह रहे थे। खबरों के अनुसार मित्तल ने अपनी कर निवासी टैक्स रेजिडेंसी स्थिति बदल ली है और अब वे स्विट्जरलैंड में रहने लगे हैं, जबकि आगे उनका ठिकाना दुबई भी हो सकता है। यहाँ पहले से ही उनकी संपत्ति मौजूद है और हाल ही में उन्होंने नाया द्वीप पर भी जमीन खरीदी है। मित्तल के अलावा अन्य उद्यमी भी ब्रिटेन छोड़ने जा रहे हैं। इनमें भारतवंशी टेक उद्यमी हरमन नरूला भी शामिल हैं और वे दुबई जाएंगे। वहीं रिवोल्यूट के सहसंस्थापक निक स्टोरोस्की भी यूएई जा चुके हैं। आज से करीब 2.02 अरब साल पहले साउथ अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रोविंस से अंतरिक्ष का एक बहुत बड़ा पत्थर एस्टेरॉयड टकराया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्ञात क्रेटर बड़ा गोलगट्टा है। माना जाता है कि इस एस्टेरॉयड का व्यास डायमीटर लगभग 20 से 25 किलोमीटर था। इस टक्कर से बनी जगह को ब्रेडेफोर्ट इम्पैक्ट स्ट्रक्चर या ब्रेडेफोर्ट डोम कहा जाता है। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इससे बना असली क्रेटर लगभग 250 से 280 किलोमीटर चौड़ा रहा होगा। क्योंकि यह घटना बहुत पुरानी है, इसलिए हवा, पानी और समय के साथ इसका ज्यादातर हिस्सा घिस चुका है। आज इस क्रेटर का जो मध्य भाग बचा है, जिसे ब्रेडेफोर्ट डोम कहते हैं, वह भी लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा है। बिहार में दैनिक यात्रियों के लिए 3 नए रेल कॉरिडोर बनेंगे। ये तीनों कॉरिडोर पटना रिंग रेल नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। इस बाबत रेलवे प्रस्ताव तैयार कर रहा है। कॉरिडोर में बक्सर, आरा, लखीसराय, छपरा, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद सहित अन्य जिलों के स्टेशन शामिल किए जाएंगे। इसके लिए 260 किलोमीटर में रेलवे ट्रैक बिछाई जाएगी। इस पर 9,000 करोड़ खर्च का अनुमान है। पटना से सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर सहित अन्य स्टेशनों को जोड़ने के लिए दीदारगंज और फतुहा के बीच गंगा पर 10 किलोमीटर लंबा रेल पुल बनेगा। यह पुल कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन सेतु के समानांतर होगा। इसके सर्वे के लिए रेलवे बोर्ड ने 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सर्वे के बाद डीपीआर तैयार होगी। देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हिंदी में शपथ लेने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बन गए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद सीजेआई सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और यहां स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प और माल्यार्पण करने के बाद अपना कामकाज संभाल लिया।